बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पंजाब और केपीके में ज़िमनी इंतखाबात, पंजाब और केपीके असेंबलीज डिज़ोल्व होने के बाद इंतखाबात के हवाले से खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस 9 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह हैं। वैसे तो अमूमी तौर पर यह बात की जा रही थी कि 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है, इससे बेहतर यह था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठते, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता और के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं और तमाम के 17 जजेस जो हैं उन पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाता ताकि तमाम जजेस को मौका मिलता। लेकिन चूंकि उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला किया, उस फैसले के ऊपर अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। वो जो बेंच तश्कील दिया गया, अभी मैंने बहुत से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा के जलसे में जो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से बातें की, उसके ऊपर भी बात करनी है। फिर ये जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना है, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के ऊपर बहुत से सवालात उठा दिए हैं कि उनकी बेंच में जो तश्कील है, जो उनकी बेंच में प्रेजेंस है, उसके ऊपर बड़े संगीन सवालात उठ गए हैं। फिर इसी तरह जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, उसने एक एलामिया जारी किया और आप सबको चूंकि ये पता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो वकला की एक बड़ी मजबूत तंजीम है, तो पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो इस हवाले से कह चुकी है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी ऑडियो लीक होने के बाद उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए या वो खुद को तफ्तीश के लिए, इंक्वायरी के लिए पेश करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करनी है। और साथ साथ जो वकील है मियाँ दाऊद साहब, जो बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है कि वो रेफरेंस जो उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक है, जो उनका एक प्लॉट का इशू आया, फिर उसके बाद उनके खिलाफ ये जो ऑडियो लीक्स है, इस हवाले से भी तहकीकात होंगी कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। और मिसकंडक्ट जब एक जज का साबित हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर अदालत का क्या फैसला आता है, उसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर बात करनी है। लेकिन सर आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना इंतखाबात के हवाले से खुद नोटिस केस की समाअत, इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं। और वो सवालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही सिटिंग जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन साहब की इस बेंच में प्रेजेंस पर सवालात उठा दिए हैं, उनकी शमूलियत पर। इस बेंच के अंदर उनके जो है वो किरदार के ऊपर सवालात उठा दिए हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में वो फैसला दे चुके हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीक नहीं था। उसमें ये बात कर चुके हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो उसमें फरीक नहीं था। खैर, उनके इख्तलाफी नोट के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब, उन्होंने असेंबली की तहलील पर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने असेंबली डिसॉल्व होने पर सवालात उठा दिए हैं कि ये जो असेंबली डिसॉल्व हुई है, हमें तो सबसे पहले इस बात का तयन करना है कि असेंबली चूंकि 5 सालानी मुद्दत पूरी करती है, 5 ईयर टर्म पूरी करती है, तो उस असेंबली को 5 साल से पहले तोड़ना ये आइन के खिलाफ है, खिलाफे आइन है, ये गैर आइनी है या ये आइनी अमल है। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को फरीक बनकर सुनेंगे, तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ लेंगे और देखेंगे कि जी वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ पेश करती हैं, फिर ही कोई फैसला आएगा। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये आइन के अंदर लिखा होगा कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर होंगे जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी। लेकिन उससे पहले तो सवालात जो हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने कि जो असेंबली की तहलील है
उसके बारे में पहले इस बात को जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या असेंबली 5 साल आईनी मुद्दत से पहले तहलील हो सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसके ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने असेंबली तोड़ी। और फिर वो चौधरी परवेज लाई जो अदालत में जाकर कह रहे हैं, और जस्टिस आबिद अजीज शेख थे लाहौर हाई कोर्ट के जज, वो मेरे देखने वाले तमाम व्यूवर्स बहुत अच्छी तरह जो है वो जानते हैं कि मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल व्लॉग किया था। तो जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब की अदालत में जाकर वहां पर उनके रूबरू पेश होकर परवेज लाई साहब इमरान खान साहब के वजीर आला थे, वैसे हमारे तो नहीं थे, वो जिस तरह बने वो भी सबको पता है वो कैसे बने। तो परवेज लाई साहब जी जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब के रूबरू पेश होकर फरमाते हैं कि वो पीडीएम को उस सियासी जमाता को अदम एतमाद वापस लै लैन, मैं असैम्बली नहीं तोड़ता, मैं तो बयान हल्फी देना। और परवेज लाई साहब जो हैं वो बयान हल्फी तक की बात करके आए, लाहौर हाई कोर्ट के जज के सामने, ऑनरेबल जज मोअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने ये बात करके आए कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, आप उनको कहेंगे जी वो अदम एतमाद वापस ले लें। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि असल पॉइंट है क्या। और जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो जी समाअत के आगाज में ही जजेस के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। और समाअत जब हो रही थी तो समाअत के आगाज में ही जब इख्तलाफ हुआ तो 3 जजेस ने खुलकर इख्तलाफ जाहिर कर दिया और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अज खुद नोटिस के हवाले से इख्तलाफी नोट दे दिया। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्निल्लाह साहब ने असेंबली की तहलील पर सवालात उठा दिए कि अगर तो भाई देखो असेंबली तो तहलील हो गई, ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस कॉल कर दो, विद इन 90 डेज। 15 जनवरी को तहलील हुई, उसके बाद विद इन जितने भी डेज होंगे रिमेनिंग डेज, उसके बाद केयर टेकर्स जो हैं वो इलेक्शन करवाने के पाबंद होंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि जिन्होंने असेंबली तोड़ी उन्होंने मुल्क में एक बहरान पैदा किया। सबसे पहले तो इस बात को देखना ना हमने, हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं जी उन्होंने असेंबली तोड़ी मींस के वो असेंबली से ही तोड़ी थी, ये तो बिल्कुल कोई राइट नहीं है असेंबली तोड़ने का। इसका मतलब कल को कोई भी 5 साल टर्म पूरी करने से पहले इस किस्म की जो है वो हरकत करे और इस किस्म की जो है वो बहुत ही बॉन्डी किस्म की हरकत करके असेंबली तोड़ दे, कोई भी वज़ीर आला हो, मैं किसी भी वज़ीर आला की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कि वो खिलाफ आइन है, वो आइन से मावरा है। और वो खिलाफ आइन इसलिए है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो इलेक्ट होता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो जब आपने भाई असेंबलियां ही तोड़ के मुल्क में बहरान पैदा कर दिया, तो फिर जिस मुंह से आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है जब पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, जब खजाना खाली है, जब सिक्योरिटी एहलकार नहीं मिल सकते, जब अदालती एहलकार नहीं मिल सकते, जब पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है वो रेंजर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी नहीं दे सकती, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी नहीं है, और फौरी तौर पर आप कह दें कि जी असेंबली डिसॉल्व होगी तो चूंकि जी इलेक्शन कॉल कर दिए जाए, भाई ये किस पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है? ये कौन से आइन में लिखा है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? सबसे पहले तो ये बात जो है ना इसको जांचने की जरूरत है। दूसरी बात कि अज खुद नोटिस के हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने जो मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था, गुलाम महमूद डोगर केस का जो फैसला आया, और जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उसने ये फैसला दिया। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की ऑडियो लीक होने के बावजूद ये फैसला आया। और आप सबको शायद याद होगा कि जब ये ऑडियो लीक हुई थी तो अभी गुलाम महमूद डोगर तबादला केस का फैसला नहीं आया था, तो उसके बाद ये फैसला आ जाता है। और ये जो एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब और तीसरे जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 जजेस ये फैसला देते हैं कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए, गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। चूंकि गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं उनकी शोहरत तो सबके सामने है, ठीक है, वो जिस तरह से उन्होंने बेवा के प्लॉट पर कब्जा किया, फिर उनकी करप्शन, फिर वो मिसकंडक्ट उनका, फिर वो जिस तरह से पुलिस को जो है वो पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। परवेज लाई साहब के वो बहुत से लोग, खैर मैं ये यार अल्फाज नहीं बोलना चाहता, वो लोग फिर कहते हैं परवेज लाई का टाउट था। तो इस किस्म की जो बातें हो रही थी वो उसके बाद फिर आपको पता है
कि जो उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के एलिगेशंस, बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगे। उन संगीन इल्ज़ामात के बाद जिस तरह से उनकी शोहरत खुद दागदार हुई, उनके इल्ज़ामात जो थे उनके ऊपर बड़े संगीन थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी शोहरत को तो खुद दागदार किया, तो सुप्रीम कोर्ट जी फैसला दे देती है। अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हुआ कैसे कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसका बराह रास्त उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो कहने का मकसद ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ही सिटिंग जज, ऑनरेबल जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, एक तो उनकी ऑडियो लीक हो गई और फिर उनकी बेंच में प्रेजेंस जो है वो मशकूक है। वो क्यों? क्योंकि पहले वो गुलाम महमूद डोगर तबादला केस का फैसला दे चुके हैं, वो उस बेंच में शामिल थे जिस बेंच के सरबराह थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 जजेस ने ये फैसला दिया। और एक ऐसे जज जिनकी खुद ऑडियो लीक हुई परवेज़ इलाही के साथ, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, और वो उस ऑडियो के अंदर क्या गुफ्तगू की जा रही है इसी केस से मुतल्लिक, गुलाम महमूद डोगर तबादला केस से मुतल्लिक। वो दूसरा जो परवेज इलाही का वो जो था करप्ट फाइनेंसर, वो उसका नाम मैं भूल गया, मोहम्मद खान भट्टी, वो मोहम्मद खान भट्टी जो है वो फिर जी उसके वाले से पता चला कि जी वो जज साहब के घर में मौजूद है और उसको जज साहब के घर में पनाह दी गई है। अब ये जो चीज़ें हैं सर देखें, जब एक जज के ऊपर ही उसके मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगेंगे कि जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ, तो फिर तो सर खुद सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो उस जज को अकाउंटेबल करते। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिन्होंने ये बेंच बनाया, इस पर पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन जिनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, इनको इस बेंच में बिठाकर जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को साइडलाइन कर दिया गया। ये सरासर हमाकत है। अब सर ये बात मैं नहीं कर रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है, जो सबसे बड़ा तंजीमी इदारा है, वो ये बात कर रहा है। उसके बाद आते हैं जी इसके ऊपर असखुद नोटिस के ऊपर जी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने जो मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, उन्होंने फिर इस पर असखुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने और कहा कि जी इंतखाबात में ताखीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, इलेक्शन आइन के मुताबिक हो। सर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि इलेक्शंस आइन के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि जिसका दिल करे असेंबली तोड़े और उसके बाद आगे रोला डाल दे, रोला पा दे कि जी इलेक्शंस करवाओ, और एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में एक बहरान पैदा हो जाए, जब मुल्क में एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक सियासी बहरान पैदा हो जाए, और वो सियासी बहरान जिसका कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो सियासी बहरान जो है वो इस मुल्क को किसी दलदल में धकेल दे, तो हम सर इस तरह के साने हाथ को तो फेस नहीं कर सकते ना। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, इतने सोर्सेज ही नहीं, इतने वसाइल ही नहीं कि हम इलेक्शंस कॉल कर दें। अच्छा जी इलेक्शंस कॉल कर दिए तो क्या इलेक्शंस ही इस मुल्क का हल है, वाहिद हल है? इलेक्शंस होने चाहिए 90 डेज, विद इन 90 डेज, लेकिन इसका मतलब कि कोई जानबूझ के डंडी मारे असेंबली तोड़ दो तो आप कहेंगे जी इलेक्शंस करवा दिए जाएं। बिल्कुल ठीक बात की जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सदर मिनिल्ला ने कि असेंबली की जो तहलील है ना, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो गैर आइनी है या आइनी है। ये सवाल उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। अब वो जो क्वेश्चन उठा रहे हैं इसका मतलब कि उसका जवाब तो देना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन का जवाब तो उन मुखालफिन को देना पड़ेगा जिन्होंने असेंबलियां तोड़ी और सिर्फ बहरान पैदा करने के लिए तोड़ी। अब आते हैं जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इख्तलाफी नोट के ऊपर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने गुज़िश्ता रात जो उन्होंने लिखा है कि जी जो इख्तलाफी नोट है, उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता रात मुझे ताख़ीर से चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस की फाइल मौसूल हुई। फिर वो लिखते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर तबादला केस सुना था। ये असखुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के कहने पर लिया गया। गुलाम महमूद डोगर के तबादला केस में आबिद जुबैरी वकील थे। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ। आबिद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, हामिद खान ग्रुप के एक बड़े आप समझ लें कि सरकर्दा रहनुमा है, वकालत का एक उनका बड़ा प्रोफेशन है। आबिद जुबैरी साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट और एक बड़े ऑनरेबल लॉयर हैं और बहुत आप समझ लें कि ब्रिलियंट किस्म का वो बंदा जो है वो वकील है। लेकिन उसकी जो ऑडियो लीक हुई परवेज इलाही के साथ और उसमें वो गुलाम महमूद डोगर तबादला केस के वाले से बात कर रहे हैं। अब वो जो गुलाम महमूद डोगर तबादला केस है
उसके ऊपर तो सर देखें वावेला इसलिए हो रहा ना कि परवेज लाई की पूरी ऑडियो का जो अगर आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर देख लेना तो उसके अंदर सिर्फ गुलाम महमूद डोगर और वो जो दूसरा करप्ट फाइनेंसर है उसका नाम फिर मैं भूल जाता हूँ, मोहम्मद खान भट्टी, ये दो शख्सियात के हवाले से हो रही है। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से जो बात हुई कि जी उनके घर में उसको चूंकि पनाह दी गई, तो ये इसके ऊपर आपको शायद याद है कि आबिद जुबैरी के साथ जो परवेज लाई की ऑडियो लीक हुई थी तो उसमें आबिद जुबैरी परवेज लाई को कह रहे थे कि सर वो जो है ना कल उसका डोगर का भी केस लगा हुआ है, कल डोगर का भी केस लगा है। तो वो आगे से पूछ रहे हैं परवेज लाई साहब और केड़ा डोगर है, वो कहते हैं कि जी गुलाम महमूद डोगर वो जो CCPO लाहौर रहा है। अच्छा उनका केस जड़ा ना मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच चलवा दो। अब सर रोला असल यहां से पड़ा है। आगे मैं आपको बताता हूं कि ये जो है ना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब वो फरमाते हैं कि गुलाम महमूद डोगर तबादला केस, जो उनका इख्तलाफी नोट है वो पढ़कर बता रहा हूँ। गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में आबिद जुबैरी वकील थे। गुलाम महमूद डोगर की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थी और इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इस केस में फरीक ही नहीं थे। और सर आप अंदाजा लगाएं जब वो इस केस में फरीक ही नहीं थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिया गया। ठीक है, अब इस केस के अंदर चूंकि जी ये जो फरमाया जा रहा है कि जो फरीक ही नहीं थे उनको इस केस में तलब कर लिया गया और उन्हें बुलाकर इंतखाबात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया गया इलेक्शन के मामले पर। अब मैं आने जा रहा हूं असल पॉइंट, जो असल मुद्दा है। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन के मामले पर मुतलका सर्विस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ ये मामला काबिल जिक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई। एक रिकॉर्डिंग में आबिद जुबैरी साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई से ज़ेरे इल्तवा केस से मुतल्लिक बात कर रहे थे। ये फरमा रहे हैं ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। फिर वो लिखते हैं कि गुलाम महमूद डोगर से मुतल्लिक ऑडियो का आना इंतहाई संजीदा मामला है। इन तमाम मामलात के तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अस खुद नोटिस के लिए मामला भेजना दुरुस्त नहीं। वो अपने जजेस के ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस वो खुद इस बात पर अदम एतमाद कर दें और वो खुद इस बात पर कहें कि जी हम तो जी इस बात पर अदम एतमाद कर चुके हैं, तो इट मीन्स कि वो जो अदम एतमाद है वो तो हो गया ना अदम एतमाद। जजेस का तो जजेस पर अदम एतमाद हो गया। इसका मतलब कि फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि आप इसके ऊपर बात कर सकें। फिर मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने जिस तरह असम्बली की तहलील पर सवालात उठाए, तो मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया। वकील मियाँ दाऊद साहब ने किया। मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं, प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, उनके प्लॉट से मुतल्लिक जो है वो एक स्कैंडल आया और वो जो स्कैंडल है वो बड़ा तहलका खेज स्कैंडल है कि जी उन्होंने किस तरह से प्लॉट ख़रीदा, कितने करोड़ में वो प्लॉट लिया। और वो जो सारा स्कैंडल है वो आपने शायद सुना भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो प्लॉट की फाइल्स, उसकी तमाम जो है वो कॉपीज़ दिखा रहे हैं कि जी ये प्लॉट तब लिया गया, इतने में लिया, इतने करोड़ में लिया। तो पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो चूँकि ये मुतालबा कर चुकी है और वो इस्तदा कर चुकी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये जो 9 रुकनी बेंच है इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल ना करना ये बदनीयती है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं और वो आइंदा आने वाले जो है वो मुस्तकबिल में आने वाले जो है वो चीफ जस्टिस भी होंगे। चूँकि उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे और उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो सितंबर के जो है वो राउंड अबाउट इस साल जो है वो सितंबर के अंदर रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। अब चूंकि ये जो मामला है पाकिस्तान बार कौंसिल का जो एलामिया सामने आया उसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बेंच में शामिल किया जाए। दोनों जजेस के हवाले से कहा कि उनको शामिल किया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस फाइज ईसा के बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। इस इकदाम से अवाम और वकला बरादरी इस अहम मामले के समात पर सवालात नहीं उठा सकेंगे। हम तवक्को करते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाए।
अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो खुद को बेंच से अलहदा कर लें क्योंकि उनकी बेंच में जो प्रेजेंस है वो मशकूक है। अब यहाँ पर आते हैं जी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, जो लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, फैज़ हमीद, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद कोसा, इन 5 शख्सियात का नाम लेकर सरगोदा के जलसे में इन 5 शख्सियात का नाम लेकर इन पर तनकीद की और कहा कि जी फैज़ की ये बाकियात हैं, जनरल फैज़ की ये बाकियात हैं। और फिर ये कहा कि एक शख्स जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, जस्टिस एजाजुल एहसन, जिसकी तारीख भरी पड़ी है कि वो नून लीग के खिलाफ फैसले देता रहा, तासुब से भरा हुआ जज है, बेंचेस में बैठता रहा, बार बार वो हमारे केसेस के फैसले करता रहा, उसको फिर बैठा दिया गया। और फिर कहा कि वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिनकी ऑडियो लीक हुई, जिनकी परवेज़ लाई साहब से गुफ्तगू हो रही थी और परवेज़ लाई आगे से ऑर्डर दे रहा है, और फिर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस के हवाले से बातें हो रही हैं, फिर मोहम्मद खान भट्टी उनके घर में है, वो जो जज है उसकी भी तारीख आपके सामने है। ये मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और एजाजुल एहसन साहब पर संगीन इल्ज़ामात हैं, ये जनरल फैज़ की बाकियात हैं। उन्होंने कहा कि खोसा, निसार, फैज़ हमीद, एजाजुल एहसन और नकवी इन्होंने बेड़ा गर्क किया। सरगोदा के जलसे में उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीरें दिखाई कि ये हैं वो लोग, 5 लोग जो फैज़ हमीद की बाकियात हैं। फिर इस हवाले से कहा कि इमरान खान साहब की जो सियासी मौत है उसको जिंदा करने के लिए एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब मैदान में आए। अब वो फरमाती हैं मरियम नवाज साहिबा के चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए कि आपकी जिम्मेदारी गैर मुतनाज़ बेंच बनाना था। डोगर का केस जो है वो बनते बनते बात 9 रुकनी बेंच तक जा पहुंची और फिर 9 रुकनी बेंच में इन 2 जजेस को डाल दिया गया और इनकी प्रेजेंस सबके सामने है कि ये मशकूक है इनकी प्रेजेंस। फिर वो कहती हैं कि फायज़ और सरदार तारिक इंटेग्रिटी वाले जजेस को शामिल ही नहीं किया गया ताकि इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला ना आ सके। तो सर देखें, रोला तो पड़ गया। असल में जो बात है ना वो मैंने आपके सामने पहले भी रखी थी कि ये मामलात हो रहे हैं ख़राब, और अदलिया अगर इसमें कोई वो कहते हैं ना कि मैं अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, खैर मैं वैसे ये बात कर रहा हूँ कि अदलिया अगर ये समझती है कि जी जजेस अपनी मर्ज़ी के बिठा दिए जाएं और वो आइन खिलाफ आइन ही होगा ना कि मंसूर अली शाह साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, फिर अतर मिनिल्ला साहब बात कर रहे हैं, तो आज वो बात करें, कल उनको बेंच में ना बिठाया जाए और फिर कल से वो 3 रुकनी, 4 रुकनी, 5 रुकनी बेंच बन जाए और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फायजीसा और सरदार तारिक मसूद को बेंच में बिठाया ही ना जाए, उनको केस ही ना सुनने दिया जाए। तो सर ये जो है ना ये कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, ये कोई असूल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस को आप बेंचेस में शामिल ही ना करें और जूनियर जजेस जो हैं वो केसेस सुन रहे हों। और फिर वो सबको पता है जिस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, जुडिशल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें बैठकर जजेस के नाम रेफ़र किए जाते हैं और उसके बाद जब अप्रूवल हो जाती है तो फिर आपको पता है ये साकिब निसार की जो बाकियात थी उन्होंने इस पाकिस्तान को पहले बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ साकिब निसार साहब की वजह से, जो पाकिस्तान का अदालती सिस्टम मफलूज हुआ, उसके ऊपर तो सर मैं बात नहीं करूँगा। फिर फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी भी कहानियाँ आपके सामने हैं और ये जो अब मामला अदालतों के अंदर आ रहा है, ये मैं वैसे जो है वो आखिर में ये बात करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि ये मामला जो है वो अब्दुल हमीद डोगर की तरह का हो जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से वो डोगर की जो बाकियात थी उसके ऊपर बात होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब्दुल हमीद डोगर साहब जिस तरह से स्कैंडलाइज्ड जज होकर निकले थे तो आप सबको पता है कि वो जो है ना इज्जत उनकी रुल गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से जो है वो मामलात ख़राब हो। अदलिया हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत क्रेडिबल जज हैं, बहुत ईमानदार जज हैं और उनको ये देखना पड़ेगा कि जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल का ये एलामिया आया और उनके ऊपर ऑडियो से मुतल्लिक इल्ज़ाम है, उनके ऊपर प्लॉट से मुतल्लिक इल्ज़ाम है, तो सर फिर ऐसे जजेस को बिठाना, इसका मतलब कि ये फिर इंटेग्रिटी वाले जजेस की तौहीन है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर देखना पड़ेगा और इसके ऊपर जो अस्कुद नोटिस है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को सीनियर जजेस को उन बेंचेस में बिठाना पड़ेगा जिन बेंचेस के अंदर
मोस्ट जूनियर जज जो हैं वो केसेस की समाप्त कर रहे हैं। तो अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।